मैं पवन सिंह बायोलॉजी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास टेंथ का लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। देखिए, क्लास टेंथ में कुछ क्रियाकलाप दिए हैं। आज मैं उस क्रियाकलाप के बारे में बताऊंगा। अब क्रियाकलाप नंबर 6.1। उद्देश्य यह है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल की आवश्यकता। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल की आवश्यकता। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्रियाविधि लेंगे। गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लेते हैं। मतलब सबलित पत्ती का मतलब चितकबरी पत्ती, चाहे मनी प्लांट का ले लीजिए, चाहे क्रोटोन का ले लीजिए। फिर पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड समाप्त हो जाए। अब इस पौधे को 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखिए। इस पौधे से एक पत्ती को तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए। अब इसके बाद कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डालिए और इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। ये तो देखिए क्रियाविधि थी। अब इसके साथ साथ एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन दिए, उसको सॉल्व करना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पत्ती के रंग का क्या होता है और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? पत्ती के रंग का क्या होगा और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो देखिएगा, पत्ती का रंग उड़ जाता है तथा यह रंगहीन हो जाता है क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल जाता है और घोल का रंग हरा हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो पत्ती के वे क्षेत्र जो गहरे नीले काले रंग के आयोडीन के घोल के कारण हो जाते हैं, उसमें स्टार्च की उपस्थिति को दर्शा रहा है। अर्थात जो भाग रंगीन थे उस भाग में, या जो भाग हरे थे उस भाग में मंड का निर्माण हुआ और जो भाग रंगहीन थे उस भाग में मंड का निर्माण नहीं होता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 6.2। इसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता। अब देखिएगा, मान लीजिए अगर कोई ग्रीन प्लांट है, हरी पत्ती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, CO2 और H2O। लेकिन इस क्रिया के बाद O2 बाहर निकलता है, तो और क्या लगता है? क्लोरोफिल। तो अभी मैंने क्लोरोफिल के बारे में जाना, अब जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता। तो इसके लिए उद्देश्य तो है प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता। इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले समान आकार के 2 गमले लेते हैं। एक गमले में वाच ग्लास मतलब KOH से भरे वाच ग्लास को रख देते हैं और दूसरे गमले में कुछ भी नहीं रखते। इसके बाद इसे बेल जार के द्वारा दोनों गमलों को ढक देते हैं। फिर क्या देखेंगे, ढकने के बाद कुछ समय के बाद इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। या ये जान लीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, 2 समान आकार के गमले लेते हैं और उसे कांच की प्लेट पर इन गमलों को रख देते हैं। रखने के बाद पहले वाले गमले में KOH से भरे वाच ग्लास को लेते हैं और दूसरे गमले में कुछ भी नहीं लेते। अब इसे बेल जार से दोनों को ढक देते हैं और उसके किनारे क्या करते हैं? वैसलीन से इसको वायुरुद्ध कर देते हैं। अब इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं? तो इसके बाद अध्ययन करने के बाद कुछ क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति को
दर्शाते हैं। तो इसमें दिया है, क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति को दर्शाते हैं? तो नहीं। एक पौधे के पास KOH रखा है, मतलब ये वाले गमले के पास KOH रखा है जो CO2 को अवशोषित कर लेता है। जब ये CO2 को अवशोषित कर लेगा तो इस गमले में क्या होगा? इस गमले में मंड का निर्माण नहीं होगा। जबकि दूसरे वाले गमले में KOH नहीं रखा है तो इस गमले में क्या होगा? मंड का निर्माण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु CO2 की आवश्यकता होती है। अगला है क्रियाकलाप नंबर 6.3। इसमें देखिए क्या दिया है। हाँ, क्रियाकलाप नंबर 6.3। 1 ml मंड का घोल। सबसे पहले 1 ml मंड का घोल या 1% मंड का घोल लेते हैं और इसे दोनों परख नलियों A व B में लीजिए। परख नली A में 1 ml लार डाल दीजिए और दोनों परख नलियों को 20 से 30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। प्रत्येक परख नली में कुछ बूंद तनु आयोडीन के घोल को डालिए। अब इसके बाद इसका आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के लिए देखिए 2 क्वेश्चन दे रखा, 3 क्वेश्चन दिया है। पहला, किस परख नली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई देगा? परख नली B में रंग बदल गया क्योंकि इसमें केवल स्टार्च है। परख नली A में स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाता, अतः रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि लार में जैसे मान लिया मंड है, जैसे मान लिया मंड है, इसमें जब लार मिला दिए इसमें, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को तोड़कर किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। जो मंड को तोड़कर क्या करता है? शर्करा में बदल देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो किस परख नली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई देगा? क्योंकि ए वाले में लार डाल दिया गया, वो क्या करेगा? मंड को शर्करा में बदल देगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। तो इसमें परख नली में शर्करा स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाता, अतः रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दोनों परख नलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या दर्शाता है या क्या अंकित करता है? यह दर्शाता है कि परख नली B में स्टार्च है जबकि परख नली A में स्टार्च नहीं। अगला क्वेश्चन, यह लार की मंड प्रक्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? यह हमें यह बताता है कि लार स्टार्च पर क्रिया करते हुए स्टार्च को क्या करता है? स्टार्च को दूसरे पदार्थ यानी माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, मतलब शर्करा में बदल देता है। अब आ जाते हैं इधर क्रियाकलाप नंबर 6.4। तो इसमें देखा आपने क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, उसमें CO2 की आवश्यकता। अब यहाँ देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान O2 मुक्त होती। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक जल से भरे बीकर को लेंगे, ये बीकर बाहर, और इस बीकर में सोडियम कार्बोनेट को डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट CO2 का काम करेगा। अब इसके बाद इसमें एक जलीय पौधे को रख देते हैं। जलीय पौधा कौन सा लेंगे? हाइड्रला का लेंगे और इसे एक कीप के द्वारा ढक देते हैं। इसे एक कीप के द्वारा क्या करते हैं? ढक देते हैं। अब इसे कीप कहते हैं। इसे कीप के द्वारा ढक देते हैं। अब इस कीप के ऊपर एक परख नली को लगा देते हैं।
इसके ऊपर एक परख नली को लगा देते हैं। अब इसे ले जाके सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। जब इन बुलबुलों का अध्ययन किया गया तो यह पता चला ये बुलबुले ऑक्सीजन गैस ही थे। इससे यह सिद्ध होता है या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पौधे के हरे भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, O2 को मुक्त करते हैं। आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। हिंदी में कहते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना या निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना या उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। तो देखते हैं एक रंध्र की संरचना, यह मैंने बना रखी है। जब रंध्र को स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं, जब रंध्र की संरचना का अध्ययन करते हैं तो ये ओवल शेप गोलाकार दिखाई पड़ता है। अब देखिए इसमें अंदर की तरफ दो इसमें अंदर की तरफ दो किडनी के समान या काजू के समान संरचना दिखाई पड़ती है जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। इस द्वार कोशिका के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं। इनकी बाहरी भित्ति पतली होती है। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली होती है जबकि अंदर की भित्ति मोटी होती है। इस द्वार कोशिका में केंद्रक कामाहरित लवक पाए जाते हैं तथा इस द्वार कोशिका के बाहर की तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं रंध्र कैसे खुलता कैसे बंद होता है। ये दो अवस्थाएं हैं, एक स्फीति अवस्था, एक सलथ अवस्था। सारे नाम सेम होंगे इसमें। तो देखते हैं तो रंध्र खुलता कैसे बंद होता है, इसके लिए मत है। तो देखिए जैसे ये खुला हुआ रंध्र बना मैंने, ये बंद हुआ रंध्र। खुला रंध्र है तो स्फीति अवस्था, बंद है तो सलथ अवस्था। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको पूरा समझिएगा कि जब द्वार कोशिका जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो इनके द्वार कोशिका जो होंगे वो स्फीति अवस्था में आ जाएंगे। जब स्फीति अवस्था में आ जाएंगे तो इनमें परासरण दाब बढ़ जाता है। जब द्वार कोशिका मैंने बताया स्फीति अवस्था में आएंगे तब इनमें परासरण दाब बढ़ जाता है जिससे सहायक कोशिका जो होगी वो परासरण की क्रिया द्वारा आसपास के जल को खींच लेती है जिससे इनकी बाहरी भित्ति कुछ बाहर की तरफ खींचती है और रंध्र खुल जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये स्फीति अवस्था में खुला है, अब बंद कैसे होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो इनकी जो बाहरी भित्ति रहेगी ये अपने पहले वाले स्थान पर चली जाएगी जिससे क्या होगा, परासरण दाब कम हो जाएगा और क्या होगा, परासरण दाब कम होने के कारण ये जल को बाहर निकाल देगा। कौन, सहायक कोशिकाएं, और परासरण दाब कम हो जाता है जिससे क्या होगा, ये सलथ अवस्था में आ जाएगा और द्वार कोशिका क्या होगी, ये बंद हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाता है। मतलब इसका उल्टा चलेगा सब प्रोसेस। अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।